लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बारे में बताया था। हमने ये बताया था कि क्या जनरल अप्रोच होगा जिससे कि आप लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे और आपको कम से कम परेशानी होगा लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में, कम से कम सोचना पड़ेगा। हालांकि ये लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका थोड़ा बड़ा लग सकता है आपको शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये स्मॉल ही लगेगा, ये बहुत बड़ा नहीं है। और लास्ट में लुईस स्ट्रक्चर के सबसे अंतिम क्लास में हम आपको लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का शॉर्टकट मेथड बताएंगे जिससे कि आप बहुत आसानी से लुईस स्ट्रक्चर किसी का भी ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, तो खैर हम लोग पहले इस जनरल मेथड को प्रैक्टिस करते हैं और लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कुछ स्पेसिस का। क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर फॉर फॉलोइंग केमिकल स्पेसिस। कुछ केमिकल स्पेसिस आपको दिया जा रहा है और इसके लिए आपको लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। जैसे कि हम बहुत सिंपल H2O दे रहे हैं आपको, और दूसरा हम दे रहे हैं N2, तीसरा हम दे रहे हैं HF, चौथा हम दे रहे हैं O2, पांचवा हम दे रहे हैं Cl माइनस एंड Nc माइनस, साथ साथ दे रहे हैं दोनों को हम, छठा हम दे रहे हैं NO प्लस। ये बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल है, आयन है, जिसका कि हम आपसे लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ और लुईस स्ट्रक्चर हम जैसे कि आपको बोलते हैं CO2 का ड्रॉ कीजिए, 8वां O3 का ड्रॉ कीजिए। ठीक है, इन सभी का हम आपको लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो देखिएगा हम बारी बारी से करते हैं, सभी को हम करेंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे लुईस स्ट्रक्चर आप बहुत आसानी से ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले वाटर का देखिए, पहला स्टेप की अगर हम बात करें स्केलेटन, तो आप अच्छे समझ सकते हो कि हाइड्रोजन जो होगा किनारे में होगा, हाइड्रोजन एक टर्मिनल एलिमेंट है। दूसरा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि आपको साफ दिखेगा 1 गुना 2 प्लस 6 दैट विल बी इक्वल टू 8। तीसरा टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दैट विल बी इक्वल टू 2 into 2 plus 8 दैट विल बी इक्वल टू 12। चौथा है टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो कि क्या होगा 12 माइनस 8 टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट विल बी इक्वल टू 4। और 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 2 बॉन्ड्स, जो आपको साफ दिख रहा है कि HOH होगा। और पांचवा स्टेप होगा टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी इक्वल टू टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा क्या होगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से आप टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन घटाओगे जो कि आपको दिखेगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास है 8, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब अगर हम इसके लोन पेयर को अरेंज करना चाहें तो हाइड्रोजन के पास तो कोई लोन पेयर होना नहीं है बिकॉज उसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, एक इधर बॉन्डिंग भाग लिया, एक इधर बॉन्डिंग भाग लिया, तो बाकी 4 क्या होगा लोन पेयर के रूप में होगा। आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन का डोएच पूरा है बिकॉज हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है बिकॉज ऑक्सीजन के पास 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड है मतलब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बात गौर कीजिएगा, यहां पर एक बात गौर कीजिएगा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन पे काउंट कर रहे हैं, ठीक है, जबकि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड का, तो ये हाइड्रोजन के साथ भी काउंट होगा, ऑक्सीजन के साथ भी काउंट होगा। यहां पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कभी कभी, उसको लगता है हम पूछते हैं हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 2, इसके पास कितना है 2, ऑक्सीजन के पास कितना है 8, तो टोटल लगता है 2 2 4 और 8 12 इलेक्ट्रॉन कहां है 12 इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं है बिकॉज जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम के साथ काउंट होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी एटम के साथ काउंट होता है जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
तो ये पॉइंट याद रख सकते हैं हम लोग कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड with both atoms, bond pair of electrons are counted with both atoms forming the bonds, but bond pair of electrons जो होगा count होगा with both atoms forming the bonds, but lone pair of electron are counted only with one atom on which it is present. उसी एटम के साथ काउंट होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसपे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जिसपे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सिर्फ उसी एटम पे काउंट होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा दोनों एटम के साथ काउंट होगा जो कि उस पार्टिकुलर बॉन्ड को बना रहा है। ठीक है, तो बहुत आसानी से हमने लोई स्ट्रक्चर लिखा H2O का। अब देखिए हम लोग आगे N2 का लिखते हैं। दूसरा हम लोग N2 का लिखते हैं। तो पहला स्टेप तो आपको जरूरत ही नहीं है बिकॉज दो एटम, जब दो एटम है तो स्केलेटन का कोई नीड नहीं है बिकॉज एक दूसरे से दोनों को जोड़ दोगे। तीन एटम या तीन एटम या उससे ज्यादा एटम रहेगा तब आपको डिसाइड करना होता है कि कौन बीच में होगा कौन किनारे में होगा। जब दो ही एटम है तब आपको डिसाइड करने का जरूरत नहीं है। सीधा ये हो गया। दूसरा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें तो 5 into 2 दैट विल बी इक्वल टू 10। तीसरा टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 8 into 2 दैट विल बी इक्वल टू 16। चौथा टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल टू 6, मतलब 3 बॉन्ड्स। और 3 बॉन्ड्स का मतलब आपको देना होगा यहां पे 3 बॉन्ड। ठीक है। पांचवा टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन घटा दोगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग अब अरेंज करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स को। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 5 में से 3 बॉन्डिंग में भाग लिया तो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा। यहां भी 5 में से 3 बॉन्डिंग में भाग लिया तो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा। तो N2 का जो अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन पेयर का, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का, वो इस तरह से होगा। ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं HF का। ठीक है। तो पहला इसमें स्केलेटन का कोई नीड ही नहीं है, एक ही तो एटम है। दूसरा इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो 1 + 7 दैट विल बी इक्वल टू 8। तीसरा टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 + 8 दैट विल बी इक्वल टू 10। चौथा टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 10 - 8 दैट विल बी इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक बॉन्ड जो कि आपको दिख रहा होगा। पांचवा टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें अगर हम तो 8 - 2 दैट विल बी इक्वल टू 6। हाइड्रोजन के पास लोन पेयर होना नहीं है, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन था, एक बॉन्डिंग में भाग लिया तो बाकी 6 क्या होगा, लोन पेयर के रूप में होगा। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हम लोग बहुत आसानी से लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं बाय फॉलोइंग दीज 5 स्टेप्स। हालांकि आपको इन सभी केसेस में ये लग सकता है कितना लेंथी तरीका का जरूरत क्या है, जब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं HF का, N2 का, O2 का। लेकिन हम आपको बता दें आप इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करो, देखोगे आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा जब स्ट्रक्चर जो होगा कॉम्प्लेक्स होना शुरू होगा। अभी तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं और इसलिए तरीका आपको बहुत लेंथी लग रहा होगा, खासकर इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल के लिए। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेगा ये तरीका आपको ज्यादा यूजफुल नजर आएगा। ठीक है। तो हमने HF का कर लिया, N2 का कर लिया, O2 का भी कर सकते हैं इसी तरह से। बहुत आसान है इन सब का कैलकुलेट करना, डिटरमाइन करना लुईस स्ट्रक्चर। तो हम लोग चौथा O2 का भी करते हैं।
तो पहला पॉइंट ओ ओ लिंकेज होगा, दूसरा पॉइंट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 गुना 2 दैट विल बी इक्वल टू 12। तीसरा टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 8 गुना 2 दैट विल बी इक्वल टू 16। चौथा टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दैट विल बी इक्वल टू 16 माइनस 12 दैट विल बी इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 बॉन्ड, और 2 बॉन्ड्स हुआ इसका मतलब O डबल बॉन्ड O। पांचवा टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 12 माइनस 4 मतलब 8। अब अगर हम ऑक्सीजन पे लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 6 में से 2 जो है बॉन्डिंग किया तो बाकी 4 जो होगा क्या होगा, लोन पेयर के रूप में रहेगा, 4 जो होगा लोन पेयर के रूप में रहेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट होगा विद इन द मॉलिक्यूल। इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट होगा विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। O2 का लोन पेयर का अरेंजमेंट इस तरह से होगा, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ते हैं Cn माइनस और Nc माइनस। देखिए यहां से आप 5वां से आगे सीखोगे, कुछ पता चलेगा आपको। हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं Cn माइनस और Nc माइनस को। देखिए सारा स्टेप दोनों में सेम होगा, लेकिन लुईस स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग होता है। क्या अलग होता है दोनों में, आपको ये अच्छे से पता चलेगा। हम लिखते हैं, पहला स्टेप है आप क्या करो, C और N को अटैच कर दो, स्केलेटन लिख दिया हमने सिंपली। दूसरा होगा कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन के पास 4, नाइट्रोजन के पास 5, और 1 माइनस का मतलब होता है 1 माइनस का मतलब होता है 1 एडिशनल इलेक्ट्रॉन। 1 माइनस का मतलब होता है 1 एडिशनल इलेक्ट्रॉन। यहां पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है कि 1 माइनस का मतलब तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। गौर कीजिएगा, निगेटिव का मतलब होता है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई डाउट नहीं है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यह बात भी गौर करना है कि इसमें जो होता है 1 इंटरनल इलेक्ट्रॉन होता है और प्लस 1 एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन होता है। इस बात को गौर कीजिएगा। नेगेटिव का मतलब, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, क्योंकि नेगेटिव का मतलब सब लोग पढ़ते हैं कि भाई 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। नेगेटिव का मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, लेकिन एक इंटरनल इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल से और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन मिलकर के 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बनता है उसी को हम लोग नेगेटिव आंसर ही प्रेजेंट करते हैं। तो इसको गौर कीजिएगा, कहीं भी अगर नेगेटिव दिया रहे इसका मतलब होता है वो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उसमें एक इलेक्ट्रॉन इंटरनल है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल है। तो अगर हम यहां पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4 कार्बन के पास, 5 नाइट्रोजन के पास, और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से हमने दिया है क्योंकि माइनस लिखा हुआ है। तीसरा, टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दैट विल बी इक्वल टू 8 इंटू 2। कार्बन को भी चाहिए 8, नाइट्रोजन को भी चाहिए 8। चौथा, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें 16 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 3 बॉन्ड्स। तो इससे साफ पता चल रहा है कि 3 बॉन्ड होगा, दोनों में 3 बॉन्ड होगा। सारा कैलकुलेशन सेम है। टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 10, ये 6 हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है। गौर कीजिए, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ Cn माइनस लिख रहे हैं पहले, और इधर हम स्ट्रक्चर ऑफ Nc माइनस लिख रहे हैं, दोनों में अंतर समझिए। सारा कैलकुलेशन, सारा स्टेप दोनों में सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर में अंतर है। अंतर यह है कि आप जब Cn माइनस लिखते हो तो आपने ये लिखा हुआ है, यहां भी जब Nc माइनस लिखते हो तो आपने ये लिखा हुआ है। अब देखिए, कार्बन के पास हम बात करते हैं अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक लोन पेयर का अरेंजमेंट का। तो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था? कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था।
और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपको दिख रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग ले लिया है, तो कार्बन के पास मात्र 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। और ये बात आप जान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर रखते हो आप तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस बना दोगे। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस आर नॉट स्टेबल। कुछ एक्सेप्शन है जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस होता है स्टेबल नहीं होता है। तो इस ऑड इलेक्ट्रॉन को हमको हटाना होगा। हम ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, ऐसे भी ऑड इलेक्ट्रॉन आप रखोगे तो ऑक्टेट पूरा होगा नहीं, 6 और 1 साथ ही होगा। तो ऑड इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए हम लोग जो माइनस है ये, उस माइनस को यूज करके बाहरी इलेक्ट्रॉन को हम यहां रख दिया। ये क्रॉस से हमने बाहरी इलेक्ट्रॉन दिखाया, डॉट से हमने इंटरनल इलेक्ट्रॉन दिखाया और क्रॉस से हमने बाहरी इलेक्ट्रॉन दिखाया। इस तरह से कार्बन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया। अब अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 3 बॉन्डिंग में भाग ले चुका है, तो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन हम इसको यहां पे रख देंगे। ठीक है, कहने का मतलब जो बाहरी इलेक्ट्रॉन था यहां पर वो कार्बन पे गया और इसलिए कार्बन पे यहां नेगेटिव रिप्रेजेंट किया जाएगा और दिस वन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Cn माइनस। दिख रहा होगा नेगेटिव चार्ज इज ऑन कार्बन एटम। नेगेटिव चार्ज जो है कार्बन एटम पे, ये साफ दिख रहा होगा। यही लुईस स्ट्रक्चर है Cn माइनस आयन का। इसमें नेगेटिव चार्ज जो है कार्बन एटम पे। पॉइंट यही है कि जब आप सिंपल अरेंजमेंट करना शुरू करोगे इलेक्ट्रॉन का, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का, तो आपको दिखेगा कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास था, 3 बॉन्डिंग में भाग ले लिया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 1 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस स्टेबल नहीं होता है, इसलिए आपको ऑड इलेक्ट्रॉन को हटाना होगा। ऑड इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए हमने जो माइनस, जो एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास था, उसको यूज करके हमने ऑड इलेक्ट्रॉन यहां पर से हटाया और ऑक्टेट पूरा कर दिया कार्बन और नाइट्रोजन का। और इस तरह से नेगेटिव चार्ज हो गया, किस पे हो गया? कार्बन पे हो गया। बात अगर हम Nc माइनस का करें तो गौर कीजिएगा, अगर हम फिर वही करते हैं ऐसे और इस तरह से करते हैं तो फिर वही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये Cn माइनस बन गया, ये Nc माइनस नहीं बना। तो हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे, बल्कि अलग अप्रोच होता है इसमें। देखिए, अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन में अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग ले ले तो भाई उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और वो बहुत मुश्किल सिचुएशन है। 1 इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब है ऑड इलेक्ट्रॉन आना। तो आप नहीं करोगे उस तरह से, बल्कि आप क्या करोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन को ही बॉन्डिंग में भाग लेवाओगे। कार्बन के 2 ही इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग भाग लेवाया और 2 इलेक्ट्रॉन को लोन पे रहने दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये बॉन्ड, जो तीसरा बॉन्ड है, वो बना कैसे? तो तीसरा बॉन्ड बना होगा बाई डोनेटिंग लोन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम नाइट्रोजन। बाई डोनेटिंग लोन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम नाइट्रोजन। दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन डोनेट कर रहा होगा। इस तरह के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह के बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो खैर फिलहाल अभी ये साफ है कि कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन भाग लिया बॉन्डिंग में, कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में रहा। जो एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक जो बॉन्ड है, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ही डोनेट किया है। हम लोग अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। आप देखिए, नाइट्रोजन के पास अब कितना था? 5 इलेक्ट्रॉन था बैलेंस। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग ले चुका है, तो मात्र 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल है जो इसको क्या करेगा? इसको ऑक्टेट पूरा कराएगा। और इस तरह से आप माइनस इस पे दोगे और इस तरह से, मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज इज ऑन नाइट्रोजन एटम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना होगा। एक जगह नेगेटिव चार्ज जो है कार्बन एटम पे है और एक जगह नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम पे है।
कुछ चीज जो है हमने यहां पे कंसेप्ट को यूज किया है, उस चीज को हम लोग नोट में करके लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो देखिएगा, गौर कीजिएगा यहां पे कि नोट में करके हम पहला नोट लिख रहे हैं। पहला नोट पे लिखने वाला पॉइंट यही है कि ऑड इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल इज नेवर स्टेबल। कभी भी ऑड इलेक्ट्रॉन किसी एटम पर मॉलिक्यूल में आ जाए तो वो बिल्कुल स्टेबल नहीं होगा, उसको आपको हटाना होगा। और हटाने का दो तरीका है, या तो जो एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है, प्लस माइनस ये सब चार्ज दिया गया है, उसकी मदद से हटाओगे, या फिर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस आर नॉट स्टेबल, दैट इज on any atom odd electrons are never are not allowed। किसी भी एटम पे ऑड इलेक्ट्रॉन अलाउड नहीं है। इफ ऑड इलेक्ट्रॉन्स ऑन एनी एटम appear during arrangement of electrons, this odd electron must be removed। अगर किसी एटम पे ऑड इलेक्ट्रॉन आता है, अगर किसी एटम पर ऑड इलेक्ट्रॉन्स आता है ड्यूरिंग अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन्स को जरूर से जरूर हटाना होगा, मस्ट बी रिमूव, ठीक है। अब देर आर टू वेज टू रिमूव ऑड इलेक्ट्रॉन ऑन एनी एटम। There are two ways to remove odd electrons from any atom on any atom। पहला, किसी भी एटम पर से ऑड इलेक्ट्रॉन हटाने का दो तरीका है। पहला तरीका होगा क्या? पहला तरीका होगा प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा चार्ज ऑन एटम, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा चार्ज ऑन स्पेसिस। एक्स्ट्रा चार्ज ऑन स्पेसिस को यूज करके आप ऑड इलेक्ट्रॉन को हटा सकते हो, जो हमने किया था यहां पर Cn माइनस में कार्बन के ऑड इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज को यूज किया था। और दूसरा होता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हमने किया किसमें है? Nc माइनस में। ऑड इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन को हटाने के लिए हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट इस्तेमाल किया। अब सवाल उठता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? तो नोट दूसरा में हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होता है कोवैलेंट बॉन्ड का, वो दोनों इलेक्ट्रॉन सेम साइड ऑफ एटम से कंट्रीब्यूट होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन सेम साइड से कंट्रीब्यूट होगा। सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से कंट्रीब्यूट होता है। अगर ए और बी एक सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ए शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बी शेयर करेगा और एक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा।
एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, ठीक है। तो इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, special type of covalent bond in which both electrons of the bond are shared by same atom। इसमें जो होगा दोनों इलेक्ट्रॉन जो एटम का होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन जो होगा बॉन्ड का, कोवलेंट बॉन्ड का, वो सेम एटम के द्वारा शेयर होगा। दोनों सेम ही एटम शेयर करेगा, अलग अलग एटम शेयर नहीं करेगा, ठीक है। मतलब अगर हम एक सिंपल कोवलेंट बॉन्ड दिखाना चाहें, मतलब सिंपल कोवलेंट बॉन्ड अगर हम दिखाना चाहें तो आपका ए और बी के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन बी का होता है, एक इलेक्ट्रॉन ए का होता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो एक ही एटम, कोई भी एक एटम, कोई जो नहीं कि ए और बी, कोई एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ से शेयर होता है, और इसलिए एरो से दिखाते हैं इसको। जो एटम दोनों शेयर करेगा उधर से हम लोग एरो दिखा देते हैं। एरो दिखा करके ये पता चलता है कि कौन एटम जो है दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ठीक है। हो सकता है अगर बी शेयर करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन तो बी से ए की तरफ एरो होगा, अगर ए शेयर करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन तो ए से बी की तरफ होगा, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज ए जो दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है बी को, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ए पे हो जाएगा प्लस, बी पे हो जाएगा माइनस। ए जो है एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो उस पे हो जाएगा प्लस, और बी जो है एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है इसलिए उस पे हो जाएगा माइनस। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस। प्लस रिप्रेजेंट करता है कि ए इलेक्ट्रॉन दिया है, माइनस रिप्रेजेंट करता है बी इलेक्ट्रॉन लिया है। तो इस तरह से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये क्वेश्चन स्टैंड करता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और सिंपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या अंतर है। तो देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और सिंपल कोवलेंट बॉन्ड में जो है फॉर्मेशन की वे में अंतर है। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो होगा बॉन्ड का दोनों एटम के द्वारा शेयर होगा, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड का एक ही एटम के द्वारा शेयर होगा। हाउएवर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, बॉन्ड लेंथ होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, वो आइडेंटिकल होता है टू दैट ऑफ सिंपल कोवलेंट बॉन्ड। मतलब एक बार जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा तो ये डिस्टिंग्विश कर पाना कि कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कौन कोवलेंट बॉन्ड है, ये मुश्किल है, बिकॉज दोनों का जो स्ट्रेंथ होता है, दोनों का लेंथ होता है, वो आइडेंटिकल होता है, ठीक है। तो there is difference in the process of formation. There is difference in process of formation of coordinate bond and covalent bond. There is difference in process of formation of coordinate bond and covalent bond, but there is no difference between properties of coordinate bond and covalent bond. Coordinate bond and covalent bond, जबकि प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं होता है। मतलब एक बार जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा
तो ये डिस्टिंग्विश कर पाना कि कौन सिंपल कोवलेंट है कौन कोऑर्डिनेट है ये डिफिकल्ट होगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल है। मतलब दैट इज once coordinate bond is formed, it is almost impossible to distinguish between simple covalent bond and coordinate bond। सिंपल कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाना इम्पॉसिबल होगा एक बार जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड का प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होता है टू दैट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आपको यह समझ में आया होगा। पॉइंट सिंपल है कि जब भी लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त आपको ऑड इलेक्ट्रॉन अपीयर हो तो ऑड इलेक्ट्रॉन आप हटाओगे। हटाने का दो तरीका है। पहला तरीका है बाय हेल्प ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्पेसिस, जो चार्ज प्रेजेंट होगा स्पेसिस पे उसको यूज करोगे। और दूसरा तरीका है अगर चार्ज प्रेजेंट ना हो उससे ना हटे तो दूसरा तरीका है कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज करके। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज करते समय कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सीधा मतलब है कि एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन जो होगा बॉन्डिंग में शेयर करेगा। ठीक है, हालांकि प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में अंतर नहीं होता है। बनने में जो अंतर, बनने के प्रोसेस में अंतर है लेकिन प्रॉपर्टीज में अंतर नहीं होगा। अब देखिए हम छठा NO+ का लिखते हैं लुईस स्ट्रक्चर। NO+ का लुईस स्ट्रक्चर लिखते हैं। देखिएगा पहला स्टेप है NO, जरूरत ही नहीं है इस स्टेप का स्केलेटन का। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 5 + 6 - 1। प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन हटाया हुआ है, माइनस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया हुआ है, प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन हटाया हुआ है। तीसरा, टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दोनों एटम को 8 चाहिए 16। टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन माइनस टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी इक्वल टू 16 माइनस 10 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 बॉन्ड्स। इसका साफ मतलब है कि यहां पे 3 बॉन्ड होगा। पांचवा स्टेप, टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी इक्वल टू टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 10 और टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 6, दैट विल बी इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे। तो हमारे पास सिचुएशन है दिस वन, 4 इलेक्ट्रॉन अरेंज करना। देखिए नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन था। 5 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में भाग लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, कोई डाउट नहीं। अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन अगर यहां भाग लेगा 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा यहां पर, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या होगा ऑक्सीजन से हटेगा, तो ये स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉसिबिलिटी है कि हम क्या करें, ऐसा करते हैं ट्रिपल बॉन्ड है। हम क्या करते हैं यहां पर देखोगे, यहां पर आप देखोगे कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट on more electronegative atom oxygen, which make this structure unstable. ठीक है, so the correct Lewis structure for NO+ will be, गौर करने वाली बात है कि अगर हम इस तरह से सिंपली अरेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज देना अनस्टेबल, स्टेबिलिटी घटाएगा, अनस्टेबल बना देगा स्पेसिस को, बिकॉज
पॉजिटिव चार्ज होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्रीफर्ड होगा कंपेयर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हम लोग एक अलग तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरह का, देखिए गौर कीजिए, हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे दिस वन। ऑक्सीजन जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, 1 इलेक्ट्रॉन यहां 1 इलेक्ट्रॉन यहां, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में भाग लिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां। गौर कीजिएगा आप, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेगा और 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लूज किया हुआ होगा, जिसके कारण से नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होगा। तो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर in which positive charge is on nitrogen atom। ये जो है करेक्ट स्ट्रक्चर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है नाइट्रोजन एटम पे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे करके हमने पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन के बजाय नाइट्रोजन पे किया ताकि हम इस स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबल बना सकें। तो याद रखिएगा, आपसे सब पूछा जा सकता है कि NO+ में पॉजिटिव चार्ज किस पे है, नाइट्रोजन पे। अगर हम पूछे NC- में नेगेटिव चार्ज किस पे है, उल्टा, जिस पे लिखा उसका उल्टा पे है, नाइट्रोजन पे है। Cl- में नेगेटिव चार्ज किस पे है, कार्बन पे है। इन तीनों में आपको यही याद रखना है सीधा कि जिस पे दिखाया गया उसके अपोजिट पे है। ऑक्सीजन पे दिखाया गया है नाइट्रोजन पे है, कार्बन पे दिखाया गया है नाइट्रोजन पे है, नाइट्रोजन पे दिखाया गया है कार्बन पे है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे। बात अगर हम CO2 का करते हैं, हमारे पास 2 और एग्जांपल बचा है, CO2 और O3। तो हम लोग CO2 और O3 का करते हैं, जो हम लोग CO2 का करते हैं। पहला स्टेप स्केलेटन। अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन में बात करें, ठीक है, हम इधर O3 को भी बनाते चलते हैं साथ साथ। चलिए 8 नंबर और 7 नंबर दोनों को साथ साथ करते हैं। अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन में बात करें तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, तो कार्बन बीच में होगा। यहां पे अगर हम स्केलेटन की बात करें तो चूंकि तीनों सेम एटम है इसलिए कोई नीड है ही नहीं, आप सिंपली इस तरह से कर दोगे। दूसरा स्टेप होगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी इक्वल टू 6 into 2 plus 4, that will be equal to 16। यहां पे अगर हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो हो जाएगा 6 into 3, that will be equal to 18, ठीक है। तीसरा टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तीनों को 8-8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 गुना 3 मतलब 24। यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तीनों को 8-8 चाहिए मतलब 24, ठीक है। चौथा स्टेप की बात करते हैं, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी इक्वल टू 24 - 16, 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 4 बॉन्ड्स। और यहां पे अगर हम बात करें टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का, तो 24 - 18, दैट विल बी इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 3 बॉन्ड्स। तो अगर हम 4 बॉन्ड को यहां पे दिखाना चाहें तो 4 बॉन्ड इस तरह से हो सकता है, 4 बॉन्ड इस तरह से हो सकता है और 4 बॉन्ड इस तरह से हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटी है, 3 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड इधर। यहां पे अगर हम 3 बॉन्ड दिखाना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए दिखने में हो सकता है लगे कि दोनों सेम ही है, लेकिन दोनों अलग अलग है। पोजीशन एटम का आप देखोगे, अगर हम मार्किंग कर दें ऑक्सीजन का तो दोनों अलग अलग दिखेगा आपको, तो ये पॉसिबिलिटी है। पांचवा टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा। यहां पर अगर हम टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आपके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 18, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 6 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से। अब हम अरेंज करते हैं, तो देखिएगा गौर कीजिएगा, हम अरेंज करने का प्रयास करते हैं तीनों केस में। पहला केस देखिए,
सबसे पहले हमने आपको बताया था कि लोन पेयर को आप अरेंज करते हो ऑन टर्मिनल आइटम। तो हम करते हैं टर्मिनल आइटम पे अगर हम करना चाहेंगे तो ऑक्सीजन पे आप देखोगे कि अगर 3 बॉन्ड बनाएगा 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 3 इलेक्ट्रॉन अलाउड नहीं है, ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सोचेंगे, क्योंकि यहां पे तो एक्सटर्नल चार्ज है नहीं, 0 है, CO2 पे 0 चार्ज है, तो हम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड सोचते हैं इस तरह से। हम लोग एक थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम लोग एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड सोचते हैं इस तरह से। और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड सोचेंगे तो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये हो गया। अब अगर हम इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, अगर एक बॉन्डिंग में भाग लेगा तो बच जाएगा 5, वो पॉसिबल नहीं है। तब आपको मजबूरी है कि 6 इलेक्ट्रॉन यहां रखना होगा और इसको एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह सोचना होगा फ्रॉम कार्बन। और अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप देखोगे कि सारा अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स का हो चुका है। कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भाग ले लिया है। अगर हम इसमें इस लुईस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट करते हैं तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 बॉन्डिंग में भाग लिया, तो बाकी 4 क्या होगा, लोन पेयर के रूप में। यहां भी वही सिचुएशन, और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 बॉन्ड बना लिया, सिंपल बॉन्ड। और अगर हम यहां पे बात करते हैं, एक ये है, तो आप समझ सकते हो बिल्कुल स्ट्रक्चर इस तरह से चेंज कर जाएगा, ठीक है। आप अगर गौर करोगे तो ये तीनों स्ट्रक्चर में जो है ऑक्टेट रूल हर आइटम का सेटिस्फाइड है, ठीक है, और इसीलिए तीनों स्ट्रक्चर सही आएगा, तीनों स्ट्रक्चर आएगा इस केस में। तीनों स्ट्रक्चर को आप गौर करो, अंतर बस यही है कि यहां पे सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड की मदद से आया है, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज करना पड़ा है, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज करना पड़ा है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर CO2 का सही है। अब अगर हम इधर O3 का केस देखते हैं तो आप यहां पर गौर कीजिए, आपको 12 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, टर्मिनल आइटम पे पहले अरेंज करेंगे। ऑक्सीजन के पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में भाग लिया है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन जो होगा लोन पेयर के रूप में, ऑक्टेट पूरा हो गया इस ऑक्सीजन का। इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, अगर ये ऑक्सीजन बॉन्डिंग किया होगा 1 इलेक्ट्रॉन के साथ तो 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड देना होगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड देने के साथ साथ आपको 6 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट हो गया पूरा। अब सेंट्रल ऑक्सीजन आइटम पे देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भाग लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्डिंग में भाग लिया, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लोन पेयर के रूप में रहेगा। देखिए सेंट्रल ऑक्सीजन आइटम का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, 4 2 6 2 8 ऑक्टेट पूरा हो गया। हर बॉन्ड के कोरस्पॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर गिन लोगे आप, चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो या कोवैलेंट बॉन्ड हो, दोनों को काउंट करना है दोनों तरफ। सेम तरीके से अगर हम यहां पे बात करें तो बिल्कुल उल्टा स्थिति है, तो आपको इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि लुईस स्ट्रक्चर ऑफ O3 आ गया, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ CO2 आया। जैसा कि इस दोनों केस में देख रहे होगे आप, CO2 और O3 में एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर आ रहा है, जो कि करेक्ट लग रहा है। ये भी सही लग रहा है, 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 ये भी सही लग रहा है। तो कभी कभी लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त आपको मोर देन 1 लुईस स्ट्रक्चर दिखेगा, मोर देन 1 लुईस स्ट्रक्चर सही लगेगा। इस केसेस में जब मोर देन 1 लुईस स्ट्रक्चर सही लगे तो कौन लुईस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा और कौन लुईस स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगा, इसके लिए हम लोग कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज यूज करते हैं। समझो, जब मोर देन 1 लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाए तब हम लोग ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन ज्यादा बेहतर है, कौन कम बेहतर है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कौन गलत है कौन सही है, कौन ज्यादा अच्छा लुईस स्ट्रक्चर है, मतलब ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, ये डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज यूज करते हैं,
ठीक है, जो कि हम लोग अगली क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे।